हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का 5 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो बोर्ड एग्जाम 2024 में आने की बहुत ज़्यादा चांसेज है और ये बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये 5 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला अभिक्रिया है जो है फ्रीडन-क्राफ्ट अभिक्रिया। अब फ्रीडन-क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, ध्यान से आपको समझना होगा। यहाँ पे हमने लिखा है कि जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो टाइलाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडन-क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। फ्रीडन-क्राफ्ट कहें या फ्रीडन-क्राफ्ट अभिक्रिया कहें, दोनों बात एक ही है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में अलग अलग तरीके से थोड़ा सा कभी फ्रीडन कहता है, कभी फ्रीडन कहता है। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं, आप ध्यान से समझेंगे कि देखिए ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब निर्जल AlCl3 मतलब एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराया जा रहा है। मतलब किसकी क्रिया कराया जा रहा है? तो यहाँ पे कह रहा है कि बेंजीन की क्रिया कराया जा रहा है। तो बेंजीन का हम सूत्र जानते हैं C6H6 होता है। तो बेंजीन की क्रिया कह रहा है कि बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं। ठीक है, मेथिल क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता होगा, CH3Cl होता है। तो बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से हम कराते हैं, परंतु किसकी उपस्थिति में? तो यहाँ पे कह रहा है कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, मतलब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। यहाँ पे यही ना कहा गया कि जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया किसके साथ कराने पर? मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? टाइलिन प्राप्त होता है। तो टाइलिन कैसे प्राप्त होगा? टाइलिन का सूत्र आपको पता है ना, C6H5CH3 होता है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा? उसके बाद हमें मिलेगा HCl। आप कहेंगे सर कैसे मिला? तो देखिए यहाँ से C6H6 है ना, तो यहाँ से C6H5 यहाँ पे निकल गया है, तो यहाँ पे H एक बच गया। ठीक है, तो ये H और यहाँ से CH3 निकला है, तो ये CH3 आ गया है। मतलब C6H5 यहाँ से और ये CH3 यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पे एक H बचा, यहाँ पे Cl, तो ये HCl बनकर यहाँ पर आ गए। अब आप इसका नाम आप लिख लेंगे, सभी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो रिएक्शन है यही है फ्रीडन-क्राफ्ट अभिक्रिया। आपको यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद ये अभिक्रिया लिखना होगा, और यहाँ पे आप इसको लिख लेंगे, ये है बेंजीन। ठीक है, ये है बेंजीन। दूसरा ये क्या है? ये है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। ठीक है जी, ये मेथिल क्लोराइड है। और उसके बाद ये क्या है? यही है टाइलिन। ठीक है, ये क्या है? टाइलिन है, टालिन, टालिन कहेंगे, टाइलिन नहीं, सॉरी, टालिन। और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आता है फ्रीडन-क्राफ्ट अभिक्रिया तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखने के बाद ये रिएक्शन आपको लिख देना है। और देखिए बेंजीन का ये सूत्र होता है, ये मेथिल क्लोराइड का सूत्र होता है, तो ये सभी आपको पता होगा, तभी आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आगे हम देखते हैं। तो अब आते हैं, दूसरा हमारा है बुटस अभिक्रिया। तो बुटस अभिक्रिया क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि जब एल्किल हाइलाइड के 2 अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्कीन प्राप्त होता है। समझिए कि यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब एल्किल हाइलाइड के 2 अणु, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि एल्किल हाइलाइड के 2 अणु आपको लेना है, तो एल्किल हाइलाइड का सूत्र क्या होता है? RX होता है ना, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो एल्किल हम सबसे पहले ले लेते हैं, तो एल्किल समूह में क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा या C2H5 आ जाएगा, इस तरीके से आता है। हाइलाइड में हम कोई भी ले लेते हैं, तो Cl ले लेते हैं, तो ए एल्किल हाइलाइड हो गया। CH3Cl ये एल्किल हाइलाइड है, और कह रहा है कि 2 अणु लेना है, तो 2 अणु हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक और हम ले लेते हैं CH3Cl।
तो एल्किल हैलाइड का हमने 2 अणु ले लिया और कह रहा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहाँ पे शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं। मतलब यहाँ पे सोडियम धातु से क्रिया कराना है, तो सोडियम के लिए Na हम लिख देंगे और किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमने यहाँ पे ईथर लिख दिया। तो जब हम ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्केन प्राप्त होता है। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्केन का यहाँ पे सूत्र होता है CH3 तो ये एल्केन का सूत्र हो गया। यहाँ से CH3 निकला, यहाँ से एक CH3 निकला और CH3 हो गया। और या हम इसी को चाहें तो हम लिख सकते हैं C2H6 भी हम लिख सकते हैं। देख रहे हैं ना, कार्बन 2 है तो कार्बन C2 लिख दिया और यहाँ पे H3 मतलब H6 हम लिख सकते हैं, तो H6 हमने लिख दिया। और इसके बाद यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा सोडियम, यहाँ पे 2 क्लोरीन बचा, तो यहाँ पर NaCl हमने लिख दिया। बट आपको इसका जो रिएक्शन है इसको संतुलित करना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर देखिए क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 ही है, तो इसका मतलब इधर से हम 2 से क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे सोडियम भी 2 हो गया, तो इधर भी हम 2 से क्लोरीन के लिए मतलब सोडियम का भी क्या कर देंगे, सोडियम में 2 का गुणा करा देंगे। तो ये आपका जो रिएक्शन हो गया ये है बुटस अभिक्रिया का। तो आशा करते हैं कि बुटस अभिक्रिया का जो ये है ये आपको समझ में आ गया होगा। नाम भी आप चाहें तो लिख सकते हैं जिससे आपको आसानी से हमेशा याद रहे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, इसको आप कह सकते हैं एल्किल हाइलाइड है। ये दोनों क्या है, एल्किल हाइलाइड। हाइलाइड कहें या हाइलाइड, इस प्रकार भी आप कह सकते हैं, एल्किल हाइलाइड या एल्किल हाइलाइड, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजी में जब लिखेंगे ना तो उसका अलग होता है, हिंदी में तो आप अपने तरीके से कह सकते हैं। जैसे टॉमसन है, ठीक है, तो थॉमसन भी हम कहते हैं, टॉमसन कहते हैं, जो टॉमसन का परमाणु मॉडल है, तो हिंदी में आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सोडियम है, इसको आप जानते ही होंगे, ये क्या है, ये आपका है एथेन, मतलब क्या है, एल्केन है। तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, इसको एथेन हम कहते हैं ना, क्योंकि 2 कार्बन है तो एथेन कहेंगे, 1 कार्बन होगा तो मेथ कहते हैं, तो मेथेन एथेन, तो ये 2 कार्बन है तो एथेन कहेंगे। सोडियम क्लोराइड है तो ये आपको पता होगा। तो आशा करते हैं कि बुटस अभिक्रिया है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए थोड़ा बहुत तो हार्ड है, आपको लग रहा होगा हार्ड है, तो ये कारण यही है कि आपको ये सभी फॉर्मूले आपको ना पता होना, तो थोड़ी बहुत आपको इसको रट्टा मार लेना होगा यदि आपको नहीं पता है तो, ठीक है। क्योंकि बेसिक टू हाई आप जब पढ़ाई करेंगे तभी ये सभी आपको पता चलेगा। तो चलिए हम आगे तीसरा अपना इंपॉर्टेंट अभिक्रिया देख लेते हैं। तो चलिए हमारा तीसरा है जो है श्मिट अभिक्रिया। तो श्मिट अभिक्रिया भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो मेथिल एमीन बनता है और इस अभिक्रिया को श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया। यहाँ पे कहा गया कि जब एसिटिक अम्ल की क्रिया क्या कराया जा रहा है, हाइड्रोजोइक अम्ल से कराया जा रहा है, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COH होता है ना एसिटिक अम्ल का। तो एसिटिक अम्ल का क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराया जा रहा है, तो हाइड्रोजोइक अम्ल में कौन आ जाएगा, H मतलब N3H आ जाएगा। ये हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे यही कहा गया कि एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो मेथिल एमीन बनता है। तो क्या बनता है, जब हम रिएक्शन इसका कराएंगे तो हमें मिलेगा मेथिल एमीन, मतलब CH3NH2, ये हमें मिलेगा मेथिल एमीन। और उसके बाद अभी आपको पता चलेगा, उसके बाद यहाँ से कार्बन एक मिलता है और उसके बाद यहाँ से नाइट्रोजन गैस मुक्त होता है, तो ये हमें मिलता है। अब आप कहेंगे सर कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पे CH3 था तो यहाँ पे भी CH3 आ गया। अब यहाँ पे एक यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है तो यहाँ से 1 नाइट्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन निकल गए और यहाँ से 1 नाइट्रोजन, तो वही निकल कर NH2 बन गया है। और उसके बाद यहाँ पे केवल क्या बचा, यहाँ पर CO2 बचा, मतलब COO बचा ना, तो इसी को CO2 हमने लिख दिया। और उसके बाद यहाँ से एक ही ना नाइट्रोजन निकला था तो 2 नाइट्रोजन बचा, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन आ गया है। तो यही है आपका श्मिट अभिक्रिया। अब आपको ये सभी लिख लेना है कि ये सभी कौन कौन से हैं, तो इसको आप लिख लीजिए। ये है आपका, इसको हम कहेंगे एसिटिक
अम्ल। ठीक है जी। और ये N3H जो है इसे हम हाइड्रोजोइक अम्ल कहेंगे, तो हाइड्रोजोइक अम्ल आप लिख लेंगे। और ये क्या है, CH3NH2 जो है ये है मेथिल एमीन। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन है, ये सभी आपको पता है। तो चलिए दोस्तों आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे भी अपना देख लेते हैं। तो चलिए ये हमारा चौथा है महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो है विनियमन संश्लेषण। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे कह रहा है जब एल्काक्साइड को एल्किल हाइलाइड से साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। मतलब ईथर प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। तो इतना लिखने के बाद आपको ये रिएक्शन लिखना होगा। और यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे कह रहा है कि एल्का ऑक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं। तो क्या कह रहा है, एल्का ऑक्साइड। तो एल्का ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आपको याद रखना है। एल्का ऑक्साइड का आप सूत्र लिख देंगे C2H5 और ONA, ये एल्का ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, एल्का ऑक्साइड का एक हमने ये सूत्र लिख दिया। और उसके बाद ये कह रहा है कि एल्किल हाइलाइड के साथ आपको गर्म कराना है। तो एल्किल हाइलाइड आप कुछ भी ले सकते हैं, C2H5Cl भी आप ले सकते हैं या CH3Cl भी आप ले सकते हैं। ठीक है, एल्किल हाइलाइड, एल्किल में से, एल्किल समूह में से कोई भी आप ले लीजिए। हाइलाइड आप जो क्लोरीन है ये ले लीजिए। ठीक है, अदर कोई भी आप ब्रोना, ये सब जो भी हाइलाइड वाले तत्व हैं वो सब आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया कि एल्की ऑक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। अब ईथर का बताइए, आपको सूत्र पता होगा ना। ईथर का सूत्र क्या होता है, C2H5 और उसके बाद बीच में O रहेगा और फिर से C2H5 हो जाएगा। ये ईथर का सूत्र है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका निकल जाएगा NaCl। आप कहेंगे सर कैसे, तो देखिए हम जानते हैं, इतनी बात जानते हैं कि ईथर, यदि ईथर का स्ट्रक्चर कहा जाए तो ROR होता है। और ये RR क्या है, ये एल्किल ग्रुप हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे एक एल्किल था, यहाँ पे एक एल्किल था, तो ये दो एल्किल ग्रुप निकल गए हैं। अब बीच में ये O था, तो O के साथ ये दो एल्किल समूह जुड़ गए हैं। तो ये R है, ये R है, बीच में O, तो ये हो गया ईथर। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे Na बचा, यहाँ पे Cl बचा, तो NaCl बाहर निकल गया है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। इनका नाम आप याद रखेंगे। ये एल्का ऑक्साइड तो है, बट इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड है। और इसको हम क्या कहेंगे, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड कहेंगे ना, क्योंकि एक होता है कार्बन तो मेथ कहते हैं, दो होता है तो एथ कहते हैं। तो एथिल क्या कहेंगे, क्लोराइड। Cl है तो क्लोराइड कहेंगे। ठीक है, तो ये एथिल क्लोराइड हो गया। और यहाँ पे ये जो है ये है ईथर। ठीक है, ये तो आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड है। तो आशा करते हैं कि जो विलियमसन संश्लेषण है, जो चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले पाँचवें इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पांचवा, यहाँ पे चौथा हमने लिखा हुआ है बट ये पांचवा है। तो ये हमारा पांचवा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो आपने नाम भी सुना होगा, राइमर टीमर अभिक्रिया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका रिएक्शन है, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या गया है कि जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म, कितने डिग्री सेल्सियस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लगभग 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। और इस अभिक्रिया को राइमर टीमर अभिक्रिया कहते हैं।
तो देखिए यहाँ पर कैसे आप इसको इतना लिखने के बाद आपको रिएक्शन लिखना होगा। रिएक्शन हम यहीं से तो ऊपर से ही तो लिखते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, तो फिनॉल का आप स्ट्रक्चर जानते हैं, फिनॉल को इसी प्रकार तो हम लिखते हैं ना। फिनॉल का ये सूत्र होता है बेंजीन के साथ OH, ये बेंजीन एक वलय है, इसके साथ OH हो गया, तो ये क्या हो गया, फिनॉल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म मतलब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर और क्या किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लगभग 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या मिलाया जा रहा है, क्लोरोफॉर्म मिलाया जा रहा है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। तो देखिए ये सूत्र है क्लोरोफॉर्म का। अब आप कहेंगे सर सूत्र नहीं याद होगा तो कैसे, तो आप कहेंगे तो आपके लिए ये सूत्र का, सभी का सूत्र का भी वीडियो बना देंगे, बट आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा तब, ठीक है। अदरवाइज आपको सभी फॉर्मूले याद ही रखना होगा। और ये जो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं उनका कम से कम आप रिएक्शन को रट जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं हम 333 केल्विन ताप पर, 333 केल्विन ताप पर हम गर्म करते हैं, तो सेल्सिक एल्डिहाइड बनता है। अब सेल्सिक एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये हो गया पहला फिनाल, ठीक है, ये फिनाल हो गया। और उसके बाद यहाँ पर एल्डिहाइड के लिए CHO, ये एल्डिहाइड, तो अब ये जो कहलाएगा ये है सेल्सिक एल्डिहाइड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे और क्या आपका बचा, यहाँ पे बचा 3 मात्रा में NaCl, और उसके बाद यहाँ पे बचा H2O, ठीक है। तो ये आपका बच गया। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। जब भी आपको रिएक्शन राइमर टिमर अभिक्रिया पूछता है तो इस प्रकार आपको रिएक्शन कर देना है। मुझे लग रहा है ये संतुलित नहीं है, अदरवाइज ये संतुलित नहीं होगा तो आप इसको संतुलित करके देखिएगा। नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कहिएगा, मैं संतुलित करके आपको पूरा अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। तो इसका नाम भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये है सोडियम, मतलब इसको सॉरी ये है फिनॉल, ठीक है। ये क्या है, ये है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप जानते हैं ये क्या बना है, सेल्सिक एल्डिहाइड ना, तो इसको हम लिखेंगे सेल्सिक एल्डिहाइड। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज आपको इन सभी का नोट्स आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए ब्रदर सर, आपको इनका नोट्स मिल जाएगा, तो वहाँ से पढ़ाई कर लीजिए। अदरवाइज कोई भी टॉपिक है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज चैनल पे नहीं होंगे तो जाइए आप प्लेलिस्ट में, वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी की तैयारी के लिए प्लेलिस्ट बनाया गया है। तो प्लेलिस्ट आप जाकर एक बार चेक कीजिए और वहाँ से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।